वडोदरा शहर के लोगों को सेवा यज्ञ जो श्रॉफ फाउंडेशन चला रहा है, यहाँ अस्पताल वाली वाइब ही नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर के बीच इस पूरे हॉस्पिटल को बनाया गया है। जिंदगी तो सबको जीनी है, सबको अपना अपना है। मैं रामकृष्ण मिशन की डिवोटी हूँ, इनिशिएटेड डिवोटी हूँ। तो एक चीज जरूर मैं मठ मिशन से सीखी कि कुछ अपने साथ नहीं आने वाला है, सब यही रह जाएगा। अपना शरीर भी यही रह जाने वाला है। यह शरीर जो है वो अपने आत्मा का वाहक है, तो शरीर का उपयोग एक वाहक तरीके से किया जाए। उसको मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना जरूर हम रखें। सेवा है यज्ञ कुंड सा समिधा सम हम जले। पुराणों में इस बात का उल्लेख है, जहां सेवा को यज्ञ कुंड के साथ कंपेयर किया गया है और समिधा यानी खुद को समिधा बताया गया है। समिधा सम हम जले यानी समिधा की तरह हम जलकर सेवा के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे। समिधा का अर्थ होता है यज्ञ में डाले जाने वाली वो पवित्र सामग्री, और जब हम सेवा यज्ञ करते हैं तो हम भी उसी समिधा की तरह जलकर पवित्र हो जाते हैं। वीएनएम टीवी के जरिए अलग अलग सेवा यज्ञ जो वडोदरा में अलग अलग संस्था, अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, और आज ऐसा ही एक बेहतरीन सेवा यज्ञ आपको दिखाने वाली हूं। और उसके लिए सबसे पहले इस खूबसूरत सी प्रीमाइसेस की सैर कर लेते हैं। श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत 1980 में हुई, जो मेरे फादर इन लॉ गोविंद जी श्रॉफ ने किया था। He was an industrialist. He was CMD of Excel Industries Limited and the Shroff Group of companies. और उनका और ये फैमिली का मानना ये था कि जहाँ जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, उसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट हो, उसकी सेवा हो, ये अपनी नैतिक फर्ज है। तो इसकी वजह से ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज के साथ श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत हुई। मैं तो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी भी नहीं थी। उन लोगों की ट्रस्टी मीटिंग हुई जब, तो मुझे बुलाया गया कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप बताइए। तो मैंने अपने थॉट्स बताए कि मैं तो ऐसे हॉस्पिटल जाऊंगी जहाँ लोग को अपना घर जैसा लगे। जी बिल्कुल। जो वहाँ बिना झिझक के आ सके, और रोगी नारायण की सेवा हमें करनी है। जो हम रामकृष्ण मठ मिशन से, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के टीचिंग से जो सीखे हैं कि शिव ज्ञान से जीव सेवा करनी है, तो ये फिलॉसफी के साथ मैं तो काम करूंगी। तो सब ट्रस्टीज ने बोला कि ठीक है। उस समय ट्रस्ट में कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे जी, कुछ 2 लाख रुपए थे। तो उन्होंने बताया कि हम श्रुतिबेन के हाथ में ये पैसे देते हैं, देखेंगे बाद में क्या होता है। इनके विचार तो बहुत अच्छे हैं, तो काम करने देते हैं। यहाँ होता है परम शांति का एहसास। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक हॉस्पिटल है तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कलाली के रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल के परिसर में खड़ी हूँ, जहाँ ये ध्यान मंदिर बनाया गया है। जब कोई भी हॉस्पिटल में होता है, परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और उन्हीं के लिए रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित है, उन्होंने यहाँ ये ध्यान मंदिर बनाया है। और रामकृष्ण परमहंस की पूरी विचारधारा को यहाँ प्रदर्शित करते हुए, उनके आचार विचारों को प्रदर्शित करते हुए ध्यान करने का भी प्रावधान किया गया है। मेरे हाथ में ट्रस्ट दे दिया, बाद में मुझे ट्रस्टी बना दी। मैं तो बहुत डर गई। आई हैव लिव्ड अ वेरी सिक्योर लाइफ। माय फादर इन लॉ बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मैं घर गई और मेरे फादर इन लॉ को बताया, गोविंद जी भाई श्रॉफ, कि आज ऐसा हुआ है, मुझे ये सब दे दिया, मैं क्या करूं। तो इतने खुश हो गए,
बोले अतुल ने उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा काम आज किया है, क्या बात है। तेरे हाथ में ये ट्रस्ट देकर, तो चलो हम कलाली चलेंगे। एंड ही यूज्ड टू कम विथ मी टू कलाली। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये खराबे की जमीन थी, तो सब उबड़ खाबड़ जी, ऐसे कोई फ्लैट जमीन या कोई इसकी वॉल्स थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो आता क्या था, बच्चों के साथ खेलना। मैं तो माँ हूँ, तो मैं बच्चों के साथ खेलती थी। तो अगर बच्चे होते आते हैं तो उसके माँ बाप पीछे नहीं रहते, आते ही हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल बनने में तो टाइम लगेगा, तो हम सर्विसेज क्यों रोक रहे हैं। जी। तो गांव में 2 रूम लेके रेंट पे ले लिए और एक छोटा सा क्लिनिक शुरू कर दिया। जी। और वहाँ पे डॉक्टर भावसर एंड डॉक्टर उडवाडिया, वो भिखाजी उडवाडिया, वो दोनों बैठने लगे जी। और क्लिनिक शुरू हुआ तो कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी ही, बड़ौदा तक नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। तो हमने हेल्थ वर्कर से हिसाब से महिलाओं को तैयार कर दिया। जी। इसमें से हमारा पूरा पब्लिक हेल्थ का काम शुरू हुआ। तो जो फर्स्ट छोटा बिल्डिंग आपने देखा व्हाइट कलर का, जी, वो एक बिल्डिंग बना और उसमें 2 वार्ड्स और 2 स्पेशल रूम्स, एक ऑपरेशन थिएटर छोटा सा, जी, और एक लेबर रूम, इतना बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ये हॉस्पिटल का है कि पेशेंट्स को क्वालिटी सर्विसेज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट मिले। जी। ये कोई कमाने के लिए या सरप्लसेस जनरेट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। इस हॉस्पिटल का जो डिजाइन है बहुत यूनिक है। यहाँ आप एंटर होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आए हैं। ये किस तरह से आपने डिजाइन किया और डेवलप किया? पहले तो छोटी हॉस्पिटल थी, उसमें भी आपने देखा कि कोर्टयार्ड है। जी। अपनी इंडियन वेदर जो है वो बंद बिल्डिंग्स और कांच की बिल्डिंग्स के लिए नहीं है। और बीच में एक नीम का पेड़ है वहाँ, जो पुराना पेड़ था। जी। तो हमने पेड़ काटा नहीं, पेड़ के आसपास हॉस्पिटल बनाई। नीम इज सपोज्ड टू क्योर। लोग कहते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी बीमारी हो, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर जब एक्सपांड करने का टाइम हुआ तो मुझे वर्टिकल नहीं जाना था। अच्छा। और मुझे ऐसी हॉस्पिटल चाहिए थी जिसमें कोर्टयार्ड्स हो, लोग आराम से आए जाए बैठे कोर्टयार्ड्स में, बाहर बैठने की सुविधा हो, खाने पीने की भी सुविधा हो। और हमने इस तरह से हॉस्पिटल बनाई, पूरे कैंपस का मास्टर प्लान बना लिया था। तो जहाँ हम बैठे हैं ये बिल्डिंग सबसे पहले बना। अच्छा। तो यहाँ पर हमने थोड़े और डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट्स ऐड किए और काम चला हमारा। जी। दिस बिल्डिंग कैन गो अप टिल 2 floors। ओके। इसके बाद में और एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी। तो हमारे प्लान के मुताबिक दूसरा नया बिल्डिंग एडजॉइनिंग बनाया, तो काफी जगह हो गई। जी। किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस हमेशा ही पीरियोडिकली करना होता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित है, यहाँ काफी रियायती दरों पर डायलिसिस किया जाता है और बहुत ही सुचारू रूप से डायलिसिस पेशेंट की केयर की जाती है, जो श्रुति श्रॉफ मैम खुद हमें बताई। हमारे यहाँ हमने 2 डायलिसिस बेड से शुरू किया था, क्योंकि डायलिसिस बहुत जरूरी है। और आजकल बाहर इतना महंगा हो गया है डायलिसिस। 1500-2000 रुपये से नीचे कम तो बात होती ही नहीं है पर सिटिंग। आज हमारे पास 16 बेड्स हो गए, 16 मशीन्स हो गए। और सब हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डोनेशन से आता है। इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर हम लोन नहीं लेते हैं। अच्छा। तो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आती है। बिल्कुल। NABH जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है, उसका सब हमने स्टडी किया। जी। तो जो नए थिएटर्स बनाए वो NABH के हिसाब से बनाए। So today we have the best theaters, I will say,
NABH स्टैंडर्ड थिएटर्स जी। और वी एक्सपेंडेड आवर लैब, बल्कि अभी भी हमारे पास में माइक्रोबायोलॉजी लैब तो नहीं है क्योंकि इतने पेशेंट्स नहीं आते जिसको माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत पड़े। जी, तो टुडे जी। आल्सो वी आर कनेक्टेड विद द टोपरानी लैब्स, और अगर ऐसा कोई आ गया तो हम वहाँ भेज देते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी एंड ओबस्टेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये 5 हमारे सबसे बड़े डिपार्टमेंट है। स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी है, ये सब छोटे छोटे तो रहेंगे ही। जी जी। और हमने अपनी खुद की फार्मेसी शुरू की। खुद की फार्मेसी शुरू करने का रीजन ये था कि एक तो लोगों को बाहर दवा लेने जाना पड़े, तो यहीं से एवरीथिंग अंडर वन रूफ हो जाए। और हमारी फार्मेसी हो तो हम जब वेंडर्स के पास से लेते हैं तो हमें थोड़ा कुछ कमीशन मिलता है। जी। तो उस कमीशन में से फार्मेसी का खर्चा निकल जाए, उतना रख के बाकी का हम पेशेंट्स को पास कर सके। तो दवाई थोड़ी, क्योंकि दवाइयाँ आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा महंगी हैं जी, तो इसके लिए कि हम वो पास ऑन कर सके उनको। तो आज भी जो महंगी दवाइयाँ हैं जो आईसीयू में वगैरह में यूज होती हैं, वो दवाइयों में काफी कमीशन का बहुत ज्यादा ये रहता है, कुशन रहता है, स्कोप है। तो हम वो कुशन निकाल देते हैं। तो पेशेंट्स को कम पैसों में वो महंगी दवाएं भी हम दे सके। जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल की जो खाने पीने की व्यवस्था है तो वो हमने आउटसोर्स नहीं की है। अच्छा। पहले हमारी एक झोपड़ी में छोटी सी कैंटीन थी जो कैफेटेरिया जैसे लगती थी। उसी में हम खाना बना के पेशेंट्स को खिलाते थे, हमारा स्टाफ भी वही खाता था। लेकिन स्टाफ भी बड़ा एक्सपेंशन हुआ, तो स्टाफ को खाने का टाइम तो 3 बजे 3:30 बजे आता था। मैंने बोला ये तो गलत है। जब स्टाफ ही ठीक तरह से नहीं, यू डोंट लुक आफ्टर योर स्टाफ, तो वो कैसे काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमने कैंटीन एक्सपांड करने का निर्णय लिया। मेरे सद्भाग्य से उसी समय मेरे सासू जी शांतिबेन श्रॉफ, उनका सेंटिनरी ईयर था। अच्छा। शी वाज अ सोशल वर्कर हरसेल्फ। उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था माटुंगा बॉम्बे में बहनों के लिए खड़ी की है, जो आज भी बहुत अच्छी तरह से। अच्छा। और उनको सबको खिलाने पिलाने का बहुत बड़ा शौक था जी। तो मैंने बोला उन्हीं के सेंटिनरी ईयर में क्यों, उन्हीं का जो सबसे ज्यादा शौक था, तो उन्हीं के नाम से क्यों ना कैंटीन बने। जी। तो हमने कैंटीन बड़ी बना ली। उसमें आज हमने 2 किचन रखे हैं। एक पेशेंट किचन हमने अलग कर दिया जी, जहाँ पेशेंट का खाना उसके मुताबिक बने जी। हर एक पेशेंट को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस प्रकार का खाना मिलना चाहिए, नहीं कि जनरल खाना। जी बिल्कुल। और स्टाफ के लिए, रिलेटिव्स के लिए ऑफ कोर्स सेपरेट खाना बनता ही है जी। और यहाँ हम अपने स्टाफ को भी फ्री में नहीं देते हैं या सब्सिडाइज नहीं देते हैं, क्योंकि जो पैसे आते हैं वो पेशेंट्स के लिए आते हैं। क्या बात है। स्टाफ के लिए नहीं। तो हमारे स्टाफ अपने टिफिन ले आते हैं, कैंटीन में बैठ के खाते हैं। अगर उनको कैंटीन में खाना है तो जरूर खा सकते हैं। सुबह कैंटीन को बोल देंगे, कैंटीन उनका खाना बनाएगी एंड दे विल पे फॉर इट। जी जी जी। एट द एंड ऑफ द मंथ उनका हिसाब हो जाता है और वो लोग पे कर देते हैं। अच्छा। फिर चाहे मैं खाऊं, कोई दूसरे ट्रस्टीज आए या हमारे स्टाफ खाएं, वी डोंट ईट फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं कि भाई अभी मैनेजिंग ट्रस्टी है तो फ्री में खा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। जो डोनेशंस आते हैं वो डोनेशन जिस काम के लिए आए हैं उसी काम में उसका यूज करना है। बिल्कुल। मैम कितना आत्मसंतोष महसूस होता है ये सारी चीजें करके? आई एम वेरी कंटेंटेड इन माई लाइफ। ये मैं कहूंगी कि जिंदगी तो सबको जीनी है, सबको अपना अपना है।
मैं रामकृष्ण मिशन की डिवोटी हूँ, इनिशिएटेड डिवोटी हूँ। तो एक चीज जरूर मैं मठ मिशन से सीखी कि कुछ अपने साथ नहीं आने वाला है, सब यही रह जाएगा, अपना शरीर भी यही रह जाने वाला है। यह शरीर जो है वो अपने आत्मा का वाहक है, तो शरीर का उपयोग एक वाहक तरीके से किया जाए, उसको मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना जरूर हम रखें, लेकिन ज्यादा पॉसेसिव ना हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। माय फादर यूज्ड टू से वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट, और ये भी कहते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका स्वार्थ है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो वो तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बहुत बचपन से ही ये मेरे हम जो गुजराती में गढ़सूथी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी में से आया। और मेरे भाग्य से मुझे ससुराल में ऐसा मिला जो इसी थॉट्स के थे। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल आज काम कर रही है। Our one trustee is Mr. N. Sukumar, who is running a 200-bedded hospital. जी, जो भी ट्रस्ट हॉस्पिटल है, हैदराबाद में चला रहे हैं। It is called the Shroff Memorial Hospital. ओके, जो हमारी आंटी ने शुरू की थी, she was a doctor. We have trustees who are experts in their field. Fine. और हर एक ट्रस्टीज हमारे साथ में बहुत इन्वॉल्व है। तो यह हॉस्पिटल के लिए जो है हमारे ट्रस्टी एन सुकुमार, डॉक्टर आशीष शाह जो यूरोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे ट्रस्टी हैं। डॉक्टर उर्मिल जम्बूसरिया जो हमारे सीनियर फिजिशियन हैं जी, उनको हमने इस कमिटी पर लिया है, और मैं खुद बैठती हूँ साथ में। So 4 of us are a strategic committee to look and guide the total medical and public health division itself. जी, क्योंकि हमारी और भी 2 हॉस्पिटलें हैं, एक छोटा उदयपुर में है जो ट्राइबलों के लिए है, एक कच्छ के रण में है, बन्नी में, ओलको गांव में। वो 2 हॉस्पिटल का नाम शारदा मेडिकल हॉस्पिटल है। रामकृष्ण के साथ तो शारदा माई हो सकती है। तो वो हॉस्पिटल दोनों हैं। तो और पब्लिक हेल्थ की 5 यूनिट्स चल रही हैं अभी, जो गांव-गांव घूम के घर घर जाके लोगों को ठीक रहना सिखाए, जो हमने काम शुरू किया था जी, और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में उनको जुड़े। तो ये सब 3 हॉस्पिटल्स और ये 5 वैन्स, ये एक डिविजन ट्रस्ट का है। तो इसके लिए ये ट्रस्टियों की एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बनी है जो स्ट्रेटेजिकली इस डिवीजन को गाइड कर रही है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं जिनका लॉन्ग स्टे है और उनको नर्सिंग की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर्स की नहीं, तो उनके लिए भी ये स्टेप डाउन हो जाए। और जो पेशेंट्स कोमा में हो या जिनको टर्मिनल पेशेंट्स हो, पता है कि ये टर्मिनल पेशेंट्स है, इनकी ट्रीटमेंट नहीं होनी है, पैसिव ट्रीटमेंट होनी है, तो उनके लिए हमने एक 10 बेड का वार्ड हमारी पुरानी हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है, जहाँ हर रोज के हम सिर्फ 1000 रुपये लेते हैं। हमारे यहाँ के जो जनरल वार्ड्स हैं उसका प्राइस भी 1050 रुपीज, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग नर्सिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सिर्फ डॉक्टर्स फीस और दवाई, और अगर कुछ डायग्नोस्टिक्स करने पड़े तो उसके पैसे लगे, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया कि 1500 रुपये से ज्यादा वार्ड्स में ना हो, क्योंकि वहाँ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आते हैं। काफी लोग यहाँ ऐसे भी आते हैं जिसके PMJY कार्ड्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो स्पेशल रूम या सेमी स्पेशल रूम्स में रहे, जिसके पास में इंश्योरेंस है वो भी ऐसा चाहते हैं, तो वो भी है जी। उनके भी चार्जेस हमने जो सेमी स्पेशल रूम्स हैं उसके 1500 रुपीज चार्जेस रखे हैं, इंक्लूसिव ऑफ जी। और स्पेशल रूम के 3500 चार्जेस है। डीलक्स हमारे पास में एक ही रूम है, क्योंकि हमने बहुत पीछे से, जब बिल्डिंग बन गया उसके बाद भी हमने सोचा कि एक डीलक्स रूम भी हो,
तो उसका चार्ज हमने 4000 रुपीज रखा है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ आए जी। इसके साथ साथ हमने 2 और चीजें की है। एक हमने 1 डे मील का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। कोई भी उसमें डोनेट कर सकता है। इफ दे डोनेट 6000 रुपीज तो जो डेट उन्होंने दी है उस डेट पे उनके तरफ से खाना मिलेगा। अच्छा। लेकिन खाना किसको मिलेगा? जो जनरल वार्ड में है और जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं जी, उनको मिलेगा। डायलिसिस पेशेंट्स को बाहर कहीं खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने जब डायलिसिस पेशेंट्स को उठते हुए देखा तो मेरा हृदय इतने वीक हो जाते हैं, वीक कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, उठ नहीं सकते। तो मैंने बोला इनको हम इनके हिसाब से खिलाए, जो उनको अलाउड है ऐसा खिलाए। लेकिन कुछ तो उनके 4 घंटे यहाँ 4 से 5 घंटे डायलिसिस में लगते हैं। एक आधा घंटा आने जाने में लगता है, तो कितना टाइम वो ऐसे ही रहेंगे जी। उनका तो पानी भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो कम से कम कुछ गरम उनको खिलाया जाए। तो ये 1 डे मील में हम जो खाना देते हैं उसमें सुबह 6 बजे हम जो पेशेंट चाय कॉफी जो पीते हो वो, उसके साथ में 4 नारी बिस्किट्स, फिर 8:30 बजे हम उनको गरम नाश्ता और 1 गिलास दूध देते हैं जी। 11 बजे हम उनको फ्रूट्स देते हैं। 12:30 बजे उनका खाना जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, फिर 3:30 बजे फिर से चाय कॉफी के साथ में कुछ थोड़ा लाइट नाश्ता। शाम को 6:30 बजे हम उनको सूप देते हैं, 7:30 बजे उनको खाना देते हैं और रात को 10 बजे 1 गिलास दूध देते हैं। काफी लोगों ने मुझे ये पूछा है कि इतना सारा आप क्यों करती हैं, सब हॉस्पिटल इतना नहीं करती है। मैंने बोला यहाँ पेशेंट्स अच्छा होने के लिए आते हैं, तो सिर्फ दवाई इंजेक्शनों से थोड़े ना अच्छे होंगे, उनका न्यूट्रिशन भी तो देखना चाहिए। जो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो हम उसको टर्न अवे नहीं करते हैं। उसके लिए हमने पुअर पेशेंट फंड रखा है जी। तो वो पुअर पेशेंट फंड में से हम उसका खर्चा निकालते हैं। और PMJAY के लिए भी हमने अलग डेस्क बिठाई है, तो किसी को PMJAY का कार्ड करवाना हो तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए, उनका आधार कार्ड है, उनका राशन कार्ड है और उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेकर के आए, तो यहीं पर से हम अपलोड कर देते हैं जी। तो कार्ड सीधे उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल का काम चल रहा है और भगवान करे हमें ऐसा ही रखे, ऐसा ही काम हम कर सके, दिल से, मन से, धन से, तन से हम सेवा कर सके बस। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हम सब कतराने लगते हैं। अस्पताल जाना किसी को पसंद नहीं होता है और अस्पताल में परिजनों के साथ रहना भी बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जैसी हो, जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट चलाता है और ट्रांसपेक्स इंडस्ट्री जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए चलाती है, यहाँ अस्पताल वाली वाइब ही नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर के बीच इस पूरे हॉस्पिटल को बनाया गया है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो नर्सिंग है, उन्हें अलग से ट्रेन करके यहाँ प्रोफेशनल अप्रोच बहुत कम दिखता है। अप्रोच दिखता है ह्यूमैनिटी का, मानवता के साथ हर व्यक्ति की यहाँ सेवा हो रही है और सेवा को ही यहाँ तवज्जो दी गई है। साथ ही ना सिर्फ सेवा हो रही है, बहुत रियायती दरों पर सारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। वडोदरा शहर के लोगों को सेवा यज्ञ जो श्रॉफ फाउंडेशन चला रहा है, उससे हमने VNM टीवी के जरिए आपको रूबरू कराया है। VNM टीवी को जरूर देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ इसी तरीके की बातें करते हैं जो सीधे सीधे आपके लिए लाभदायी हो। VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। साथ ही आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, Facebook पर भी शेयर कर लीजिए। ये सुविधा, ये सेवा यज्ञ
ऐसा है जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। नमस्कार। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बड़ोदरा, जिसे हम कला नगरी और संस्कारी नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये शहर सिर्फ कला या संस्कार के नाम से नहीं जाना जाता। इस शहर में इतिहास के इतने पिटारे खुलेंगे कि आप यहाँ की कहानियां सुनते सुनते थकेंगे नहीं। शायद पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन यहाँ के जो सारी जगहें हैं, यहाँ का जो इतिहास है, उसकी कहानियां इतनी सारी हैं कि उसे सुनाते सुनाते सुनाने वाला भी थक जाए और सुनने वाला भी थक जाए। खैर, हमारी यही कोशिश है VNM टीवी के जरिए कि बड़ोदरा शहर कितना खास है और यहाँ से जुड़ा क्या इतिहास है, इसके बारे में हम आपको सिटी स्पॉट के माध्यम से बताते चले जाएं। आज सिटी स्पॉट के सेगमेंट में हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो मशहूर है एक वाव के नाम से। ये एक वाव है जो स्किन डिजीज के लिए बहुत फेमस है।
ऐसा माना जाता है कि किसी को भी अगर चमड़ी का कोई रोग है, कोई स्किन डिजीज है, तो यहाँ पर आकर अगर वो इस पानी से स्नान कर ले तो उसका वो स्किन डिजीज खत्म हो जाता है, उसे उस रोग से छुटकारा मिल जाता है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। हम आ पहुंचे हैं आज वडोदरा की कोयली वाव में, और यहाँ पर सिर्फ ये धार्मिक मान्यता के अलावा और क्या खास कहानी है, क्या इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे वडोदरा के हिस्टोरियन चंद्रशेखर पाटिल से। शायद यही खासियत है हमारे देश की कि हमारे देशवासियों में जो आस्था देखने मिलती है, जो विश्वास देखने मिलता है, ये कहीं और देखा नहीं जा सकता। यहाँ पर इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतनी सारी बातें हैं, और हर चीज़ में हमारे देश के लोग विश्वास करते हैं और उनके लिए वो चीज़ें काम भी करती हैं, और बहुत अच्छी बात है, हर किसी में आस्था होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ की भी आस्था आपने देख ली है। ये झलक आपने जो अभी देखी कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ में, अपने विश्वास के साथ में। अब यहाँ पर मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि बिलीफ एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस वाव में जो धार्मिक मान्यता है उसके अलावा और क्या क्या कहानी है, उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिटी स्पॉट में आने के लिए। और अब आप जैसे मैंने मेंशन किया अभी कि ये वाव की क्या कहानी है, इसके इतिहास से हम शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले, जो वडोदरा वासी हम लोगों को देख रहे हैं उन्हें इस वाव की कहानी बता देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित जो है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका नाम है कोयली वाव। कोयली मतलब कि जो कचरा होता है या पत्ते गिरते हैं या वो सब गिरते हैं, उसको वो थोड़ा ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है पानी के साथ। तो उसमें से जो पानी निकलता है, मुझे साइंटिफिकली मुझे इतना पता है कि ये पानी जो है वो फॉस्फोरस कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीज़ होता है चमड़ी का वो ठीक होता है। और मैंने खुद भी अनुभव किया है, काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। कि जैसे बढ़िया देव जी निकलता है, गर्मी निकलता है, या फिर किसी को खरजवा जैसा होता है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। और बहुत सारे लोग इसमें से 3-4 दिन में ठीक होके जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई जो कपड़े पहन के आते हैं उसमें पानी पूरा सिर पे डाल के नहाते हैं, और उसके बाद वही जो कपड़े होते हैं उसी को वापस यहाँ पे डाल देते हैं, तो धीरे धीरे सूखते रहते हैं, वैसे वैसे वो भी ठीक होते हैं। ऐसा लोगों की मान्यता है, और लोग ठीक होते हैं। ये जो है जगह, ये इस तरह से 15वीं सेंचुरी के आसपास का है, मतलब 15वें शतक का है। और उस टाइम में बड़ौदा शहर में, बड़ौदा शहर का नाम नहीं था, लेकिन बड़ौदा जो जगह था उसमें से एक छोटा एक विलेज था, उसी में से ये बना हुआ है। तो ये पूरा एक फार्म था, उसी का ये जगह था। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलते गया, और पता चलते चलते फिर इतने सारे लोग आने लगे। और ये जो सल्तनत पीरियड में मोहम्मद शाह जो थे, अकबर के टाइम के बाद आए, तो उस पीरियड में उन्होंने यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन करके थे, उनका जो मुग़ल के गवर्नर थे, तो वो यहाँ पे मीटिंग किया, जिसका नाम अभी हजीरा है। उस जगह पे मीटिंग किया, और वहाँ पे उन्हें धोखे से मार दिया। तो मार दिया, उसके बाद फिर जहांगीर को पता चला, जहांगीर आया और ये हजीरा बनाया। जो ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जो है उसके पहले का डिज़ाइन, अच्छा, या उसी से उसके बाद डेवलप हुए डिज़ाइन, तो इस तरह का ये है। ये जो जगह है, ये जगह इधर से हम लोग आगे जाते हैं तो आपका गेंडी गेट आता है, जो बुरहानपुर गेट के नाम से भी उस टाइम में फेमस था। 1511 में मुजफ्फर शाह सेकंड नाम का राजा बना। वो जो सुल्तान जो बने वो अहमदाबाद से यहाँ पे आए बड़ौदा में, और आने के बाद उन्होंने जो लहरीपुरा गेट है वो बनाने का शुरुआत किया। 25 नवंबर को आए, उसी दिन उन्होंने फाउंडेशन रखा। तो बड़ौदा शहर का पहला नाम था किला दौलताबाद, और ये लहरीपुरा गेट बनना शुरू हुआ।
11 साल में बन के तैयार हुआ, 4 दरवाजा और बीच का पोर्शन। तो इधर से उस तरफ मांडवी जो बना है, तो मांडवी सेंटर में बना हुआ है। तो मांडवी ऐसा था कि भाई इधर से उस तरफ जाते तो पहले टैक्स देके फिर दूसरी तरफ जाएंगे, उस तरह से बुरहानपुर गेट से हम लोग जाएंगे चापानेर गेट, तो बीच में टैक्स देके जाएंगे। तो इस तरह से बना था। बाद में धीरे धीरे मराठा के टाइम में भी ये चेंजेस हुआ, गायकवाड़ के टाइम में चेंजेस हुआ, और ये जो कोयली वाव जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। और बहुत सारे लोगों को ऐसा पहले होता था कि देवी निकलना कहा जाता था, और फोड़े होते थे, तो क्या होता था जब फट जाते थे तो स्पॉट्स रह जाते थे। ये पानी में नहाने से क्या होता था कि वो स्पॉट्स नहीं रहते थे और जल्दी ठीक होते थे। बच्चे जो होते थे, छोटे बच्चों को ज़्यादातर ऐसा करवाया जाता था, और जिसको हो गया है उसको करवाया जाता है, या जिसको परेशानी है, स्किन में कुछ डिसीज़ आ रहा है, तो ये पानी यूज़ करने से फ़ायदा होता था। तो इस तरह से आया। और सामने जो हजीरा के सामने चारों तरफ गार्डन था, तो उसको बहुत सालों तक इसमें से भी पानी गया पहले के टाइम ज़माने में। फिर बाद में पीछे का जो हजीरा है उसके पीछे की तरफ, मतलब दंतेश्वर की तरफ, एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, तो उसमें से मेंटेन होता था बाद में। लेकिन यहाँ लोग आते गए, लोग इसका इस्तेमाल करते गए, और फिर बीच में गायकवाड़ पीरियड के टाइम में ही यहाँ बीच में से रास्ता बना जो आगे जाके बुरहानपुर जाता था शहरों में। तो ये उसका खासियत है। और हम लोग जानते हैं जो हिस्ट्री है वो आज भी वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी यूज़ करने से हमको फ़ायदा होता है। और मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है, लेकिन वो फॉस्फोरस है, लेकिन जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, विज्ञान का इतना महत्व नहीं होता। तो आज भी लोग श्रद्धा से आते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और लोग ठीक होके जाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहाँ जाना शुरू करते हैं। और क्यों ना जाए, अगर आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके किसी एक्शन से, तो उस श्रद्धा को, उस मान्यता को मानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर धार्मिक के अलावा और क्या क्या कारण है। बस यही एक पर्पस है हमारा कि हम आपको ये चीज़ें बता दें कि सिर्फ श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसा इन्होंने अभी मेंशन किया कि यहाँ पर फॉस्फोरस जो है पानी में मौजूद है, जिस वजह से आपकी स्किन के डिजीज से ठीक हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत धार्मिक है, जो यहाँ आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मना कर देते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई कह रहा है यहाँ पर आने के लिए, तो सिर्फ रिलीजियस रीज़न है ऐसा करके नकारेंगे नहीं। आप यहाँ आकर एक बार स्नान कर सकते हैं, एक बार वो पानी अपने ऊपर डाल सकते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसा इन्होंने अभी कहा कि साइंटिफिक रीज़न इसका है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये 15th सेंचुरी में बना था वाव, बनी थी वाव, तो उसके बाद में यहाँ पर कई सारे चेंजेस आए होंगे, कई बार रिनोवेशन भी शायद हुआ होगा। तो उस वक्त से लेके अब तक क्या चेंजेस है यहाँ पर, जो भी डिटेल में छोटी छोटी चीजें आप बता सकते हैं। अगर बड़ौदा हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ जी, तो यहाँ पे ये स्टेप वेल ही था और 3 मंजिले का था, 3 मंजिले का स्टेप वेल था। और आप देख सकते हैं नीचे तालाब है, तालाब के बगल में फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। हम लोग ऊपर से भी पानी निकालते थे, लोग इस्तेमाल करते थे। और दूसरा पानी इस तरह से भी होता था कि जिसके पास अभी पानी निकालना हो, बड़ी बकेट हो, तो वो कैसे निकाल सकते, वो तो पॉसिबल नहीं। लेकिन आप नीचे स्टेप्स में उतर के रह सकते थे। पुराने ज़माने में ये जो गेंडी गेट है वहाँ से बुरहानपुर जा सकते थे, तो ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे आप रह सकते थे शाम के टाइम में, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग हाउस, गेस्ट हाउस या होटल ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। तो जहाँ जहाँ अपना ये हाईवे जाते थे, पुराने टाइम के रास्ते, तो वहाँ हर 5 किलोमीटर पे इस तरह के स्टेप्स वेल बनाए जाते थे। और ये बनाने का पर्पस यही था कि जो बड़ा बाहर का जो तालाब होता था वहाँ पे हाथी, घोड़े या फिर जैसे बैल होते थे उसको बांधा जाता था। और जैसे अंदर की तरफ है, लोग स्टेप वेल से पानी लेके आते थे, यहाँ पे जैसे खाना बनाया जाता था। और उसके बाद खाना बनाने के बाद सोने की व्यवस्था, तो आप देखें कि बीच में एक जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें इस तरह से बनाया हुआ है कि वहाँ जाके लोग सो भी सकते थे। तो इस तरह से लोग रहते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे होटल्स और ये सब बनने लगे और ये सब बातें खत्म हुई।
कितनी बार ये यहाँ पर रिनोवेशन हुआ है, कितने चेंजेस हाँ, जब से हाँ, ये जैसे- वेल बनी है तब से हुआ है, हाँ। ये उन्होंने बता दिया। और भी हाँ। कुछ चीज आप ऐड करना चाहेंगे सर? मैं ऐड करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो हो रही है अभी बहुत अच्छी बात है, लोग इस श्रद्धा से आते हैं, लेकिन थोड़ी सफाई भी रखे, इसको सफाई में रखे, पानी यूज़ करते हैं तो पानी क्लीन रखे, तो बहुत दूसरी तरह की डिसीज ना हो। यही मैं आशंकित रहता हूँ। अगर कॉरपोरेशन या यहाँ के लोग या जो श्रद्धालु आते हैं वो लोग सब मिल के अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करें, इसको सफाई रखे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। और ये नीट एंड क्लीन होने से और अच्छे से वो जो फास्फोरस का पानी है, जो गंधक का पानी कहा जाता है, तो वो भी लोगों को काम में आ सकता है। बिल्कुल। और ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाव बहुत पुरानी है, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि 15th सेंचुरी से ये वाव यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आए होंगे, कई सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं चेंज किए गए होंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, वैसे वैसे उन ब्रिक्स को और थोड़ा मजबूत करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे पास जो इमारतें हैं, जो जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, वो हम बचा कर रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे देख सके। तो उसे बचाने के लिए, उसे अच्छे से रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रिनोवेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि 15th सेंचुरी, वो तो बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन तब से लेके अब तक कितनी बार यहाँ का रिनोवेशन हो चुका होगा, कितने चेंजेस यहाँ पर आए? यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो वैसा का वैसा एक ही बार बनाया था, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है समय पे। लेकिन जैसे स्टेप्स है तो वो पत्थर के बने हुए हैं ताकि वो घिसे ना, चले रहे। फिर पूरा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स है वो ब्रिक्स से बना हुआ है, जिसका पतला पतला ब्रिक्स होता है वैसे, और वो लाइम से बना हुआ है। मतलब उसके अंदर जो प्लास्टर लगा है वो चूने का लगा हुआ है, और चूना सबसे मजबूत होता है। तो इस तरह से किया है कोशिश, लेकिन बाद में भी थोड़े दिनों के बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो बनाते गए हैं। और मुझे लगता है इसका जो हालत है उस देखने से पता चलता है। एज ए कंजर्वेटर मैं बता सकता हूँ कि 4 से 5 बार इसका जीर्णोद्धार किया हुआ है। और आज का आप देखते हैं तो अभी रिसेंटली भी 10 साल पहले 2 टेम्पल बनाए थे छोटे, तो सीमेंट के बने हुए, वो दिखते ही है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पीछे का जो दीवार है वो भी नया बना हुआ है। तो इस तरह से उसके ब्रिक से पता चलता है हमको कि वो कैसे नया है, कैसे पुराना है। पुराने टाइम में पतली ईंटें लगाते थे, तो वो भी आप देख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से इसमें समय समय पे चेंजेस हुआ है। अच्छा, अभी आपने मंदिर का मेंशन किया, यहाँ पर जैसे हम वाव में उतरते हैं तो वहाँ पर एक छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं, उसका क्या रीजन है? पहले वो के बाद जमाने में क्या बनाया था, पत्थर ऐसे लगाए थे देवी देवताओं के। अच्छा। तो बढ़िया देव होता है, उनका मुंह होता है, तो उनका मुंह लगाया हुआ था। और क्योंकि हर एक को पता नहीं होता ये क्या है, लेकिन वो मूर्ति रखने से पता चलता है कि ये किसके लिए वो था। और एक तरफ देवी का मूर्ति होता है। तो जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो देवी रखते हैं, यहाँ पे तो बढ़िया देव रखते हैं, या दोनों साथ में भी रखते हैं। तो उससे लोगों को पता चलता है कि स्किन डिसीज के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। ओके, उसी को और दिखाने बहुत के लिए जगह पे वहाँ शिलालेख भी होता है लिखा हुआ। तो यहाँ पे शिलालेख तो नहीं देखा, लेकिन मैं जब बचपन में आता था मुझे इतना पता है कि यहाँ पे इतना हेड था जो रखा हुआ था चबूतरा में, सीमेंट से फिक्स किया हुआ, तो लोग उसका पूजा करते थे। जो आज अंदर की तरफ है उसका बाहर से मंदिर छोटा सा बनाया है। और महाराष्ट्र लोग आते हैं तो देवी का भी ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का जो पानी है गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसे पूरे इंडिया में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ही मिलता है। तो ये साइंटिफिक रीजन होने की वजह से भी यूज होता है। जो बिलीव करते हैं तो वो तो बिलीव से ही आते हैं यहाँ। बिल्कुल, कई लोग अपने बिलीव के साथ में, जैसा अभी आपने देखा भी होगा कि लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी ही है। तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पे हर धर्म के लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जी, साइंटिफिक रीजन भी कहीं ना कहीं लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर लोग धार्मिक वजहों से यहाँ पर आते हैं। तो यही हमारी कोशिश थी कि हम आपको ऐसी जगहें बताएं जहाँ का नाम आपने सुना है, लेकिन शायद उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास में ना हो। तो जो यहाँ के हिस्टोरियन है, जो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, जिनके पास में काफ़ी नॉलेज है, तो उनके ज़रिए हम आप तक ये सारी नॉलेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से जुड़ी हर एक बात आप जानें, और जब कभी भी आप उस शहर की उन जगहों के पास में जाएं, उन जगहों से गुजरें, तो आप उस जगह को एक अलग नजरिए से देखें।
बस इतनी सी कोशिश थी हमारी, और आज सिटी स्पॉट में हमने आपको ऐतिहासिक कहानी बताई कोयली वाव की। यहाँ से जुड़ी जो भी कहानी है वो चंद्रशेखर पाटिल जी ने बहुत अच्छे से बयां करी है, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। फिर एक बार लौटेंगे सिटी स्पॉट में एक और वडोदरा की ऐतिहासिक कहानी के साथ में। तब तक जुड़े रहिए वीरम टीवी के साथ। इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी, और इसीलिए IOCL का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में IOCL हमेशा आगे। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। मेरा हमेशा ये वादा होता है कि ऐसी ही बातों को हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई है। आजकल एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी ट्रेंड में भी है, और वो है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग आखिर होता क्या है, क्या प्रोसीजर होती है, कौन कौन एग फ्रीजिंग
करा सकता है, क्यों जरूरत पड़ती है एग फ्रीजिंग की, ये सारी ऑथेंटिक जानकारी आज वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रही है। और इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर की फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुषमा बख्शी को। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका। एग फ्रीजिंग अब समय की कहीं ना कहीं मांग होती जा रही है, या आने वाले वक्त में हो सकता है एग फ्रीजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगे। ऐसे में एग फ्रीजिंग आखिर होता क्या है, क्यों अब ये ज्यादा ट्रेंड में या चलन में आता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, एग फ्रीजिंग आजकल बहुत लोग चर्चा करते हैं कि एग फ्रीजिंग करना चाहिए, होना चाहिए, आखिरकार एग फ्रीजिंग होता क्या है? तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस एग्स के माने कि स्त्री बीज। तो स्त्री बीज का बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें स्त्री बीज को -196 डिग्री में फ्रीज करके फ्यूचर यूज़ के लिए रखने की ज़रूरत होती है और उसको एग फ्रीजिंग कहते हैं जी। और एग फ्रीजिंग अब बहुत ज्यादा लोग सर्च भी करते हैं, क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है एग फ्रीजिंग की? मैं उसको डिवाइड करूं तो दो मेन कारण होते हैं। एक सोशल एग फ्रीजिंग होता है और दूसरा मेडिकल कंडीशन की वजह से एग फ्रीजिंग होता है। तो सोशल एग फ्रीजिंग माने फॉर कन्वीनियंस, कि जैसे और बहुत अरसे लंबे अरसे तक अगर शादी नहीं होने वाली है, या तो पढ़ाई चल रही है, या तो योग्य पार्टनर नहीं मिलता होता है, या तो कुछ व्यवसाय में कारकिर्दी में ऐसे बिजी होते हैं, तो ऐसे लेडीज़ को अपने एग्स को फ्रीजिंग करने की हम लोग भी सलाह देते हैं कि आप करीबन 30 या 32 साल की उम्र में आप अपना एग फ्रीजिंग कर लो, जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोशल कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मेडिकल कंडीशन की कोई लेडीज़ को उनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, या तो एक बीमारी जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो बार बार एंडोमेट्रियोसिस की कम उम्र में अगर सर्जरी करनी पड़ती है, या तो कैंसर है कि ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो ऐसे केसेस में उनको केमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह देना पड़ता है, तो उसके बाद एक बिगड़ जाते हैं। तो उनको ये सब करने से पहले हम लोग उनके एग्स फ्रीज करके अगर रख दें तो लेटर ऑन उनको जब बच्चा चाहिए तो वो अपने ही एग्स यूज़ कर सकते हैं जी। यानी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एग्स को आप रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे एग्स, अच्छी क्वालिटी वाले एग्स से अच्छे हेल्दी किड्स पैदा कर सकते हैं। तो एग्स फ्रीजिंग इसलिए अब ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि अब लोग जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अगर शादी कर भी लेते हैं तो करियर की वजह से जल्दी बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में एग्स की कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकती है, और इसीलिए एग फ्रीजिंग जैसी सिस्टम अब काफी चलन में आ रही है। मैम क्या प्रोसीजर है अगर कोई करना चाहे एग फ्रीजिंग, तो क्या प्रोसीजर होता है? ये बहुत सरल प्रोसीजर है कि जिसमें आपका करीबन 15 से 20 दिन की आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे किसी को इंडिकेशन है कि आप एग फ्रीजिंग करना है, तो पीरियड के सेकेंड डे से हम लोग उनको स्टिमुलेट करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं जिससे उनके एग्स बने, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं उस वक्त हम अंडर एनेस्थेशिया ये एग्स को ऑपरेशन थिएटर में बाहर निकाल के लेबोरेटरी में देते हैं, और वो एग्स को एनालाइज करके जो अच्छे एग्स हैं, मैच्योर एग्स हैं, उनको फ्रीज करके क्रायो टैंक में रख देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर करीबन 15 या 20 दिन मैक्सिमम चलता है। अच्छा। और बाद में द लेडी कैन डू ऑल हर वर्क, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। इस पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है? इट इज़ लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से ही हम लोग ये पूरा प्रोसीजर करते हैं जी। और ये करने का एक कारण ये है कि खास करके सोशल फ्रीजिंग में, कि जब कुछ लेडीज़ ऐसे 35 साल 36 साल के बाद बच्चा चाहती है, तो उस वक्त उनका एग्स का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि अच्छी क्वालिटी के एग्स चाहिए, सो 30 इयर्स के आसपास वो एक क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो आप उस समय फ्रीज करके रखो तो आपको अपना खुद का जेनेटिक चाइल्ड मिलेगा, और वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसीलिए एग फ्रीजिंग अब करवाना लोग पसंद कर रहे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं मैम, क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स इसके होते हैं? इसके मेन फ़ायदे तो ये है कि
पूरी मात्रा में जितने जैसे अगर हमारे पास 7 एग्स है तो उसमें से 2 या 3 एम्ब्रियो अच्छे बन सकते हैं। अच्छा। तो मात्रा जो एग्स की होती है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे 35, 36, 40 साल के आसपास एग्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, तो नेचुरली एम्ब्रियो नहीं बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स एग फ्रीजिंग करने से जेनेटिक प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कैंसर और दूसरी सब बीमारियां बताई जिसमें ज़रूरत होती है एग फ्रीजिंग करने की, तो हर एक चाहता है कि खुद का बच्चा हो, खुद का जेनेटिक चाइल्ड हो। तो ऐसे कैंसर वाले दर्दी को अपना ही बच्चा, अपना ही जेनेटिक चाइल्ड मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। कितने सालों तक एग फ्रीजिंग किया जा सकता है? कौन सा आइडियल नंबर एज है और कितने साल आप उस एग्स को यूज़ कर सकते हैं? ये एग्स हम जितना चाहे उतना लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। साइंस में अप टू 21 ईयर्स ये एग्स को फ्रीज करके रखा है, बाद में यूज़ किया है और उससे नॉर्मल बच्चा प्राप्त भी हुआ है। एज पर द न्यू ART लॉ 10 साल का परमिशन है कि हमें करना है। 10 साल के बाद द लेडी कैन डिसाइड हर सेल्फ कि वो शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू फ्रीजिंग और नॉट। लेकिन इतने अरसे तक फ्रीज करने के बाद भी जो एग्स की गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। दैट इज़ द साइंस। क्या बात है, मतलब मेडिकल साइंस का इतना एडवांसमेंट अब हमारे पास है। आप सोचिए कि एग्स को सालों तक उसी कंडीशन में फ्रीज किया जा सकता है और उससे फिर अब ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि उस एग से क्या उतने ही हेल्दी बच्चे हमें मिल सकते हैं? मैम, उतने ही एग्स अच्छे होते हैं जिससे हेल्दी चाइल्ड हम पा सकते हैं? तो जैसे हमने जितने भी एग्स फ्रीज करके रखे हैं, तो उसको जब हम थॉ करते हैं, निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट 90%, 90 to 95% एक क्वालिटी जैसी है ऐसी रहती है। और बहुत सारे स्टडीज़ ऐसे हुए हैं जिसमें एग्स की क्वालिटी बाद में चेक करते हैं, तो जो बच्चा उससे होता है उसमें कोई खास करके कोई एनॉमलीज नहीं होती है। उसकी बुद्धि क्षमता और वैसी ही देख सकते हैं हम जितनी नेचुरल प्रेगनेंसी से हो, और बच्चे का पूरा डेवलपमेंट लेटर ऑन भी नॉर्मल ही रहता है। ये सब बहुत सारे स्टडीज़ है जो सपोर्ट करती है एग फ्रीजिंग को। तो काफ़ी अच्छा और एडवांस मेडिकल साइंस का ये एक टर्म है कि एग फ्रीज किया जा सकता है। मैम, सोशल फ्रीजिंग की आपने बात की, आपने मेडिकल टर्म तो बताया, सोशल फ्रीजिंग के कब कब मामले और कब कब ज़रूरत सामने आती है? कितना अलग है ये मेडिकल जो बीमारियों की वजह से है उससे कितना अलग है सोशल फ्रीजिंग? सोशल फ्रीजिंग इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लेडी एंड द कपल मेनली। तो हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जैसे प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, राखी सावंत वगैरह, उन्होंने और बहुत सारे जिन्होंने एक फ्रीजिंग किया हुआ है एंड दे वर वोकल अबाउट इट इन सोशल मीडिया। तो सोशल फ्रीजिंग इज़ कि मैं तभी माँ बनना चाहूँगी जब मैं मेरे बच्चे की परवरिश ठीक से कर सकूँ और जब मैं चाहूँ। तो दैट इज़ द बॉटम लाइन बिहाइंड इट कि आई विल प्रायोरिटाइज माई करियर, आई विल प्रायोरिटाइज माई स्टडी, और जब ये सब में मैं सेटल हो जाऊँ, जब मैं बच्चे का अच्छा से ध्यान रखूँ, उसकी परवरिश कर सकूँ, तभी मुझे बच्चा चाहिए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। यस। और एग फ्रीजिंग के लिए क्या एग की क्वालिटी भी कुछ मैटर करती है कि आप अच्छे क्वालिटी के जो है एग्स उसी को प्रिजर्व करते हैं? सही, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि यंग एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जिसकी एक क्वालिटी के ऊपर असर होती है। तो जैसे अगर 30 साल के आसपास आपने एक फ्रीज करके रखे हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 99% लाइव बर्थ हो सकता है, बच्चा प्राप्त हो सकता है। तो क्वालिटी मैटर्स। और अब आजकल मैंने पहले कहा पढ़ाई, करियर और लेट शादी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब लोगों के साथ हो रही है, और ऐसे में एग फ्रीजिंग से ऐसे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है मैम? ये एक करंट सोशल डिमांड जो खड़ी हुई है, तो साइंस उसके साथ हाथ से हाथ मिला के आगे जा रहा है।
और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, वो मैंने देखा है। और हमारे यहाँ वी आर डूइंग एग फ्रीजिंग वेरी रूटीनली ऑफ कैंसर पेशेंट एज वेल एज फॉर सोशल फ्रीजिंग वी आर डूइंग इट। तो क्या लोग आते हैं आपके पास कि मुझे एग फ्रीजिंग करना है, इस तरीके के मतलब ज्यादा अभी भी लोगों में ये अवेयरनेस आई है? खास करके कॉरपोरेट्स में जो काम करते हैं जो लेडीज़, वो और जिनको बहुत लंबी पढ़ाई करनी होती है, तो एंड इट इज़ सीन ऑन सोशल मीडिया क्वाइट ऑफन, इसका मेंशन होता है, काफ़ी यूज़ मैगज़ीन में भी इसका मेंशन होता है, तो पीपल नो अबाउट इट। और जो सेलिब्रिटीज़ ने वो कराया है, दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग इट ऑन सोशल मीडिया, तो अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। चलिए, एग फ्रीजिंग की अवेयरनेस अब बढ़ रही है, लेकिन ये प्रोसीजर सुनकर ऐसा लगता है कि काफ़ी महंगा होगा, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी मैम, ये क्या बहुत खर्चीला होता है? क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट ऐसा लोगों के जनरल दिमाग में होता है कि ये बहुत पैसा लगते होंगे, या कितना खर्च आता है एग फ्रीजिंग में? नहीं, मतलब आपको जो चाहिए और अवे फ्रॉम द नेचर का जो होता है सिस्टम, उससे अलग चाहिए, तो एक्सपेंडिचर खास करके जो होता है वो मेनली उनके लिए जो इंजेक्शंस होते हैं उसका होता है। उसके लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं, दे शुड बी स्पेशल मीडिया ओसाइड फ्रीजिंग के लिए, वो होता है। और एवरीथिंग इज़ वन टाइम यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उसका लॉजिस्टिक्स के वजह से ज़्यादा खर्चा होता है। और ऑफ कोर्स इट इज़ टेक्निकली हायर एंड प्रोसीजर। तो जैसे अगर हमें लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो उस सब में तो खर्चा होता ही है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द मेडिसिन, जिसकी वजह से इसका खर्चा होता है। लेकिन वो इतना नहीं होता है कि आप अफोर्ड ना कर सको। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह उसके लिए हेल्प करती है, खास करके गूगल, फेसबुक, वो सब अपने एम्प्लॉय को प्रोत्साहन देते हैं कि आप एक फ्रीजिंग करा लो और वी पे फॉर यू। और ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज दे मोटिवेट देयर फीमेल वर्कर्स टू गो फॉर एग फ्रीजिंग एंड दे सपोर्ट इट, दे स्पॉन्सर इट। तो ग्रेजुअली इफ देयर इज ए नीड for by any human being, then and the support will come from anywhere. जी, और इसका कोई नुकसान तो है नहीं? No, it is done mainly for the need. So we use all very pure injections, or procedure is done in a very nice way. So not an issue. We have done it to quite a few females. अच्छा, तो अगर कोई ऐसा चाहता हो, वडोदरा की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, या ये जो देख रहे हैं आकर एग फ्रीजिंग कराना चाहे, तो वो आपका संपर्क कर सकते हैं? सही, हमारे वहाँ वो सब सुविधा है। जी, वडोदरा में ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर है, वहाँ एग फ्रीजिंग की सुविधा है। वैसे बहुत सारे सेंटर्स में एग फ्रीजिंग कराया जा सकता है, सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट के पास कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर जब आप फ्रीज करने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट जरूरी होते हैं मैम। Yes, it is necessary. Yes. क्या सलाह देंगे मैम, एग फ्रीजिंग करना चाहिए या ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए अभी भी इतना ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो नेचर है और नेचुरल कंसेप्शन है इज़ द बेस्ट। लेकिन कुछ कारण सर आपकी ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर सकते, आपकी परिस्थिति ऐसी है, तो साइंस इज देयर टू हेल्प यू। सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव, इट इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट द मेन थिंग। जी, अब ऐसे ही एम्ब्रियो प्रिजर्व भी होते हैं, तो उस पर जरूर कभी और एक दिन बात करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप सच ए नॉवल आइडिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये बातें आखिरकार आपके लिए तो जानना जरूरी है। ये सारी चीजें हम गूगल करते हैं और गलत गलत जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन गूगल ना करें, वीएनएम टीवी देख लें। और खासकर जब डॉक्टर की हेल्प चाहिए, हर तरीके के डॉक्टर के टॉक वीएनएम टीवी पर आपको देखने मिलते हैं। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट वीएनएम का सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें हर किसी व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, भले आप कराएं ना कराएं वो आपकी बात है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है।
देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। हाय, आई एम सुहाली जैन, वेलकम टू वीएनएम टीवी। आजकल बड़े हो चाहे छोटे, सभी में एक चीज़ कॉमन हो गई है, वो है सोशल मीडिया के प्रति क्रेज़। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। इनमें सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई लोग तो सक्सेस हो जाते हैं, वहीं कई लोगों की मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही सक्सेस इन्फ्लुएंसर से मिलाने जा रही हूँ। वो है दिया भट्ट, आपके वडोदरा शहर की फेमस इन्फ्लुएंसर। दिया भट्ट, वेलकम टू वीएनएम टीवी। थैंक यू सो मच। दिया भट्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 128K फॉलोअर्स हैं और वो कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी कोलैब कर चुके हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते इनकी स्टोरी तो देखी होगी, लाइक की होगी और कमेंट भी किया होगा। तो आज चलिए आपको बताते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, वो कैसे मेहनत करती है और उनकी लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो चलिए उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मैं जब जनरली कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी इन्फ्लुएंसिंग की, पर जब कोविड का टाइम था राइट, तो स्टडीज़ ऑनलाइन हो गया था राइट, कि वर्चुअली स्टडीज़ चल रहा था और उसके अलावा बहुत सारा फ्री टाइम था। तो ऐसे वीडियोस सबके इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे एंड फिर मैंने भी कभी सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई किया जाए, कि मुझे पहले से ही डांस में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने अपनी डांस की वीडियो पोस्ट की। फर्स्ट वीडियो वॉज डांस की वीडियो, तो मैंने वो पोस्ट की और सबको बहुत अच्छी लगी, लाइक्स आई। फिर मुझे भी इंटरेस्ट लगा, फिर फैमिली में भी सबने सपोर्ट किया कि नहीं यू शुड डू मोर ऑफ डांस वीडियोस। तो फिर मैंने ऐसे ही डांस की वीडियोस डालती गई। फिर धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें एक्सप्लोर की कि एक ही डांस वीडियो नहीं बना सकते, अगर कुछ करना है तो लोगों को ऐसे देखा कि नहीं यार, इससे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, गेट रेडी विथ मी वाली रील बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो उसके साथ ही मैं कुछ भी कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, खाली देख के, लोगों को देख के सीखा और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट करती गई कि नहीं चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वो बात है एक फर्स्ट शॉट की। दिया, आप अभी 18 साल की हो। हाँ। आपने कब से स्टार्ट किया वीडियोस बनाना? 4 साल पहले, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और 9th के वेकेशन चल रहे थे। उसके बाद मेरा 10th था और बोलते हैं ना कि 10th में तो पढ़ाई ही करो, उसके अलावा कुछ मत करो। पर मेरी मम्मी ऐसे थी कि नहीं, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो तू दोनों चीज़ें कर, डांस भी कर, ये भी कर। तो डांस के वीडियोस डालती गई। तो मैं ऐसे कभी कभी वीडियोस बनाती थी, कभी पढ़ाई, दोनों ऐसे करती रही। फिर 10th में भी चलो कोविड का टाइम था, इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा था, तो दोनों चीज़ें मैनेज कर लेती थी। तो बेसिकली 10th में स्टार्ट किया। दिया, आपका फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ हो वो कौन सा था? ऑफ कोर्स डांस की वीडियो। डांस के साथ साथ आपका कौन कौन सा इंटरेस्ट है? डांस के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स ले लो या फिर एक्टिंग ले लो, पूरे दिन ऐसे नहीं, वीडियोस देख के, फिर मूवीज देख के एक्टिंग करने का बहुत शौक है। दिया, आप सिंगल मदर चाइल्ड हैं। हाँ। तो कौन कौन से उस दौर में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ा? ज़्यादातर तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो उतना ज़्यादा कभी नहीं लगा, बिकॉज मेरी मम्मा ने दोनों रोल्स निभाए राइट, कि एज अ फादर का भी रोल निभाया, एज अ मदर का भी। शी इज़ अकेले ही काफ़ी है मेरे लिए। इफ़ शी इज़ देयर, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा सीन है। ये आप सोशल मीडिया में इतनी पॉपुलर हो, आप कहीं जाती होंगी तो आपके फैंस मिल जाते होंगे। हाँ, मिल जाते हैं। कैसा लगता है उस वक्त? बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स तभी तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, पर अभी ऐसे इतनी मजा आती है, ऐसे खुशी होती कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वर्कड हार्ड फॉर। इसीलिए मैंने मेहनत की थी कि लोगों को मेरे अंदर इंटरेस्ट है, फिर मैं जो काम कर रही हूँ वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तो मैं भी वो चीज का केयर करती हूँ कि वो लोग मेरी, अगर मेरे को देख रहे हैं, मेरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लगता है वो लोग जब ऐसे भाग के आते हैं। वाह, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मेरी मम्मी भी ऐसे कभी कभी बाहर निकलती है तो उनको कोई बोलता है कि हाँ ऐसे, फिर वो मेरे को घर पे आके ऐसे एक्साइटेडली बोलती है, तो
उनके आंखों में जो ग्लो दिखता है ना कि एक स्पार्कल सा दिखता है कि आज पता है उन्होंने बोला कि ये इवन मेरे कोई फ्रेंड्स भी वो लोग कॉलेज जाते हैं या यहाँ जाते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि तू दिया भट्ट का फ्रेंड है ना, तू स्टोरीज में देखते हैं हम लोग देखो ना से। हाँ, ये ऐसा मदर्स के साथ होता है, मेरी भी मदर्स के साथ होता है। अगर कोई आके मेरी तारीफ कर देगा, मतलब अपने बच्चे की तारीफ करता है, तो मदर बहुत हैप्पी हो जाती है। ऐसे इतना बाप रे उनकी आंखों में दिख जाता है एक्चुअली। तो दिया आप डांस वीडियोस डालते हो, और कैसे कंटेंट रहते हैं आपके सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे मेरे ज्यादातर गेट रेडी विथ मी, फिर फैशन कंटेंट रहता है। मैं फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे बेसिकली कंटेंट वही के रिलेटेड है। लाइक मैं स्टाइल ब्लॉगिंग करती हूँ, कैसे एक आउटफिट को स्टाइल किया जाए, फिर उसके अलावा लाइक कि मेकअप कैसे किया जाए, ये लुक्स कैसे क्रिएट किया जाए, कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरी पर्सनल ब्लॉगिंग भी मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पर्सनल लाइफ में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वरना से क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो अभी थोड़ा टाइम बाद मैं वही भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कहाँ भी जा रही हूँ मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी ऐसा। अभी पॉपुलर हो, और आपका ड्रीम क्या है आगे? ड्रीम वही है, लाइक सिंपल है कि मम्मा को प्राउड करना है। जो भी उन्होंने मेरे लिए अभी तक किया है उसका पे ऑफ करना है, दैट्स इट। और आज जहाँ पे हूँ उससे ऑफ कोर्स 10 टाइम्स आगे जाना है, दैट्स इट, बिग स्क्रीन पे। मतलब आपका इंडस्ट्री में जाने का yes. प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। दी आप कई सारे ब्रांड के साथ कोलैब कर चुकी हैं। हाँ। तो कौन से नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल है? ट्रेस में ले लो, देखो आपने एड्स देखी होगी टीवी पे ट्रेस में शैम्पू की, तो उसकी वो मेरा अभी तक का बिगेस्ट कोलैब है। लाइक उसका जब मेरे को मेल आया था, एंड कभी कभी है ना सोशल मीडिया पे ऐसे मेल्स आते हैं तो हमें डर लगता है कि ये फेक है रियल है, तो एकदम जैसे बड़ी ब्रांड का आ गया तो मैं ऐसे कि यार ये फेक है या रियल है मुझे भी नहीं पता। तो मैंने ऐसे चलो क्यों ना गिव इट अ शॉट कि हम लोग करते हैं। फिर वो लोग ने स्टार्ट किया सब ये करो ऐसे करके वीडियो बनानी हो, और फिर वीडियो आई तो मैं भी ऐसे पूरी एक्साइटेड कि वाओ मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड। फिर आप रिलायंस ले लो, रिलायंस ट्रेंड्स ले लो, फिर यू स्टार अभी जो नई लॉन्च हुई है रिलायंस की ब्रांड है, तो उनका बहुत अच्छा लाइक उनकी ब्रांडिंग, मतलब वो कोलैब्स मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो इंटरनेशनल है। लाइक वैसे कोलैब्स कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े इंटरनेशनल कोलैब्स मैं करूंगी। वो भी हमारे वडोदरा के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। दी आप अभी आपने जैसा बताया कि आप थोड़ी डरी हुई थी, आप हाँ। काफी पॉपुलर हैं, आपके फॉलोअर्स इतने हैं, तो कभी आपको ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है? नहीं, सोशल मीडिया जैसे आजकल बहुत ज्यादा फेक चीजें चल रही हैं। हाँ, बिकॉज वो सारी चीजों में ना ज्यादातर हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, लाइक कि फेक किसी ने भी ऐसे मेल डाल दिया और मैं ऐसे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना सबको ऐसे काम चाहिए चलो ये आया वो आया करके, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कौन सी चीज क्या ऑर्गेनिक है कौन नहीं है, राइट, कि कौन सी ब्रांड रियल है कौन नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही पता चला कि नहीं, पर डर हमेशा रहता है हमेशा, बिकॉज किसी को पर्सनली मिलके बात करो और सोशल मीडिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लाइक इधर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, उधर डील होने के बाद भी कभी कभी तो ट्रस्ट नहीं होता कि क्या ये लोग पक्का ऐसे इज इट अ डील और नॉट, ऐसा कहीं ना कहीं वो डर रहता है बहुत बहुत। एंड तक जब तक ऐसे सब हो ना जाए और वीडियो ना आ जाए इंस्टाग्राम पे तब तक डर रहता है। दिया आप अपनी स्टडीज में क्या कर रही हैं अभी? अभी मैंने जस्ट 12th पास किया, मेरा 12th बोर्ड्स, और अभी मैं कॉलेज में एमएस यूनिवर्सिटी में मैं बीजेएमसी का कोर्स करने जा रही हूँ। तो यस, अभी मैंने एंट्रेंस दी। आपका भी इंटरेस्ट इसी हो रहा है? हाँ मतलब मैंने सोचा कि साइड बाय क्यों हम लोग कर सकते हैं, राइट, कि दो चीजें करें ना, एक ही चीज में क्यों। तो हाँ दिया आप स्टडीज के साथ और मतलब अभी आप शूट से आ रही हैं, अभी कौन सा शूट चल रहा है आपका? अभी नवरात्रि का, बाप रे, अभी नवरात्रि के डिजाइनर्स लाइक अभी वो लोग नवरात्रि का शूट करवा रहे हैं ये वो। और रिसेंटली मैं 2 दिन के लिए जापानर हेरिटेज रिसोर्ट गई थी जो प्रॉपर्टी का शूट था, राइट। तो 2 दिन ऐसे लाइक पूरे 2 दिन इतना रिलैक्स शूट ये वो, हेक्टिक। हाँ, पर ज्यादातर अभी फैशन शूट्स नवरात्रि के चलेंगे, फुल गरबा वाला मूड है अभी। तो
तो पढ़ाई के साथ ये सब चीजें मैनेज हो जाती है, मतलब खुद के लिए टाइम निकल पाता है? हाँ, मतलब निकालना पड़ता है। अभी देखो, मैं सच्ची बात बताऊं कि सबको 24 आवर्स मिलते हैं, पर आपको कहाँ पे टाइम देना है वो आपकी जिम्मेदारी है। लाइक कि अगर मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली तो वो मैं एकदम फुल फोकस के साथ करूंगी। फिर ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद फोन देखूंगी 1 घंटा ये वो, नहीं, 4 घंटे पढ़ाई तो 4 घंटे पढ़ाई। फिर अगर मैं मेरे को कोई कंटेंट शूट करना है तो 2 घंटे के लिए मैं वो कंटेंट शूट कर लूंगी कि इन्फ्लुएंसिंग का कुछ है या फिर शूट है। शूट में जनरली क्या होता है 6 to 8 आवर्स का शूट रहता है, तो वो कर लूंगी। फिर स्लीप ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं सोई नहीं तो फ्रेश नहीं लगूंगी, तो हाँ स्लीप। पर खुद के लिए टाइम निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाँ, और निकल जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है। मतलब अगर कोई है, इंसान है, वो कई बार शिकायत होती है कि वक्त नहीं मिलता, पर अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो वक्त निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात है ना कि अगर कुछ भी चीज को लाइक शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाएगी। वैसे है कि थिंग्स ऐसे ही वर्क हो जाएगी अगर एक स्केड्यूल फॉलो करोगे तो। अब सच में बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर, मतलब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। दी आपको मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, तो तब की दिया में और अब की दिया में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। और बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने, बहुत सी सीखी। और कुछ लोग है ना कि स्टार्टिंग से उनको कुछ सपोर्ट रहता है कि यही फील्ड का कुछ नॉलेज रहता है, मुझे नहीं था। मैंने जो वीडियोस देखी सबको ऐसे कि नहीं इसको फॉलो करूंगी, इसके जैसा ट्राई करूंगी। वैसे धीरे धीरे सीखती गई और अब मैं खुद का लाइक मैं खुद को एक ब्रांड बोल सकती हूँ कि नहीं, मैं अगर कुछ रिप्रेजेंट करूंगी तो मेरा पर्सनल कंटेंट होगा कि वो क्रिएटिव टच मैं ऐड कर सकती हूँ अपने कंटेंट में। पहले ऐसा था कि नहीं, थोड़ा कॉपी करते हैं, मतलब कॉपी इन द सेंस कैसे कि सीख के हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉपी करके सीखा। हाँ, थोड़ा वैसे किया। और अभी ऐसा है कि नहीं, मैं अपना टच ऐड करूंगी, स्पेशल टच ऐड करूंगी कि नहीं, कुछ क्रिएटिवली ये क्यों ना, अगर मैं चनिया चोली में ये घूम रही हूँ तो मेरा कुछ कर दूं, एक्सप्रेशन से ये कर दूं, वैसे। मतलब धीरे धीरे ही आपने चीजें सीखी हाँ, बिल्कुल, टाइम के साथ धीरे धीरे सब सीखा। चलिए दिया, एक लास्ट क्वेश्चन। आप लड़की हैं, गर्ल हैं, कई सारी लड़कियों को ऐसा सिक्योरिटी, मैंने बताया जैसे डर रहता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, अगर वो हैं तो उन्हें सिक्योर फील नहीं होता, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो लाइक इतना ज्यादा भी है ना, भरोसा मत करो। इंस्टाग्राम ले लो, लोग है ना आजकल इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा लाइक बहुत रिलाई हो गए कि कुछ भी बहुत इजीली लाइक पिक्चर शेयर कर देते हैं ये वो। बट डोंट ट्रस्ट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स जो आप नहीं चाहते वो मत शेयर करो, ठीक है? और सिक्योरिटी मतलब आपको ध्यान रखना ही है कि क्या चीज आपको पब्लिकली जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। दैट्स अ मोर मैसेज कि मुझे अगर कुछ चीज नहीं डालनी, नहीं करनी, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे जाने भी नहीं दूंगी वो चीज। और कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरे जरिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी, तो गर्ल्स को वही है कि बस ध्यान रखो और कुछ नहीं, कि दिमाग से सोचो कि इज इट राइट और नॉट ना, मतलब दिमाग यूज करो, जो भी करो। हाँ, बिल्कुल, किसी के बहकावे में ना हो, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आप ही देख लो ना, अभी कितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि इसकी पिक्चर्स लीक हो गई, ये वो करके, और फेक वीडियोस भी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, हाँ, वो चीजें अभी वो तो ऑडियंस को भी समझ जाना चाहिए, पर ऑडियंस जब तक उससे सपोर्ट करेगी तब तक वो एक लड़की के ऊपर है यार। मतलब खुद की बहन है, खुद की कोई फ्रेंड ले लो, तब आपको हर्ट होता है ना, तो मत देखो, उसे सपोर्ट ही मत करो ना। आप भी देख ही तो रहो, एट द एंड वो वीडियो स्क्रॉलिंग में आ रही है तो आप उसे देख रहे हो, उससे ज्यादा उसको रिपोर्ट कर दो तो वो चीज ही स्टॉप हो जाएगी, राइट? हम लोग जब तक उसे स्क्रॉल करते रहेंगे, वही अकाउंट को जाके फॉलो करेंगे जो ऐसी वीडियोस बना रहे, तो उससे तो हाइप मिलेगा ना कि नहीं मेरे तो वीडियोस व्यूज आ रहे हैं, हाँ, उससे तो ऐसे कि नहीं मेरे को तो व्यूज आ रहे हैं ये वो। पर क्यों ना हम लोग ही एक साथ होके ये चीज को स्टॉप करें कि उसे रिपोर्ट कर दो तुरंत ही। कोई भी दिखे तो उसे स्प्रेड मत करो, अगर आपके पास वीडियो है तो उसे स्प्रेड मत करो, डिलीट कर दो, सिंपल। दी, आपका सोशल मीडिया हैंडल कौन करता है? अभी के लिए हैंडल तो मैं करती हूँ, और मेरे पीछे जो मेरा कंटेंट रहता है कि अगर टाइम ले लो, टाइम के बाद कौन सी पोस्टिंग करनी है ये वो, तो वो मेरी मैनेजिंग टीम करती है। मतलब आपकी एक टीम है? हाँ, मेरे साथ लाइक 2 लोग हैं जो मेरी मार्केटिंग टीम में है, तो वो लोग मेरे लिए जो ब्रांड्स के लिए पिच करना होता है, राइट, कि कोटेशन होता है ये वो, तो वो लोग करते हैं, और एडिटिंग और
वो सब उनका ही काम है। लाइक स्टार्टिंग में ये सब नहीं था, बट अभी ऐसा स्टेज है तो यू नीड समथिंग लाइक कि हर चीज में हम लोग नहीं भाग सकते, कि अगर कहीं पे मीटिंग हो तो वहां मैं नहीं जा सकती, राइट? तो क्योंकि मेरा शूट रहता है तो मैं शूट पे गई हूँ तो वो लोग हैंडल कर लेंगे वैसा। ये थी दिया भट्ट की सक्सेस स्टोरी, और अभी हम इसे एंड नहीं करेंगे। अगर आपको जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के लिए अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, और हम दिया भट्ट के साथ आपके लिए वो क्वेश्चन का आंसर लेके दोबारा आएंगे। तो ये वीडियो फिनिश नहीं हो रही है, अगर आपको इन्फ्लुएंसिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कीजिएगा और हम अगली वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आप, दिया जी ने बहुत अच्छे आपको चीज़ें बताई, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन वो डरे नहीं, उन चैलेंजेस को फेस किया और टाइम निकाला। सबसे बड़ी बात ये है कि हम कुछ भी काम अगर करते हैं तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। केवल यही नहीं, आप स्पोर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, अगर आपको कोई आर्ट में इंटरेस्ट हो तो आप आर्ट में जा सकते हैं, और उसके लिए अगर आपको शिद्दत से अगर कुछ चाह रहे हैं तो उसे पा लेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच VNM TV फॉर हैविंग मी। तो जो भी क्वेश्चन हो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें और हम अगले वीडियो में साथ आपके आंसर लेके आएंगे। तो आज अभी तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। देखते रहे VNM TV।